174 दिन से ये लोग प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो पीएम पैकेज में नौकरी करने के लिए कश्मीर में गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोग 174 दिन से प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। सरकार को गुहार लगाते लगाते ये लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कुछ भी इनके लिए जो है वो किया नहीं। आज देखिए 174 दिन का लंबा समय जो होता है बहुत बड़ा लंबा समय है। 174 दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू में इस वक्त कोई चुनिंदा सरकार है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त यूटी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी जिम्मेवारी उठाने के लिए राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनोसेंट जो किलिंग्स है वो लगातार हो रही है। इनोसेंट किलिंग्स होने के बाद कहीं ना कहीं ये लोग वापस जो थे वो जम्मू आए थे, और सरकार का ये कहना है कि जम्मू में या कश्मीर में कोई इनोसेंट किलिंग हुई ही नहीं है। अगर इनोसेंट किलिंग नहीं हुई है या हालात सामान्य है तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए ये वही लोग हैं, वो कश्मीरी हिंदूज हैं जो लोग वहाँ पर ये नौकरी करते थे, वहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में ये काम करते थे, सरकारी मुलाजिम थे। लेकिन सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी ये लोग आज सड़कों पर हैं। यही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी के सभी इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए यहाँ पर इस वक्त हालात आप जानिए, यहाँ पर जो है वो ठीक नहीं है। और ठीक ना होने के बाद मैं आपको बता दूं जहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इनके साथ आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे अकाई भी जुड़ी, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे अकाई ने कहीं ना कहीं इनका जो समर्थन है वो किया। और राकेश हांडू सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो उनके साथ जुड़े और इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे। चलिए इनसे बात करता हूँ, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। 174 दिन का लंबा समय हो गया है और इनोसेंट किलिंग खत्म नहीं हुई, बल्कि कोई ना कोई होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अब तो सैलरी ही बंद कर देगी, तानाशाही रवैया और ज़्यादा बढ़ गया। उपराज्यपाल साहब जो रिपोर्ट जो भेज रहे हैं, और रिपोर्ट लग रहा है कि उनमें हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों का कहीं नाम ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। 174 दिन से हम जो कह रहे थे कि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो सामान्य नहीं है, टारगेट किलिंग जिस तरह से लगातार वहाँ हो रही है आए दिन, तो अभी आपने देखा कि जो फैमिलीज़ वहाँ से माइग्रेट होके आई है, 16 फैमिलीज़ माइग्रेट होके आई है, तो वो ये दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे 174 दिन से वो बिल्कुल सत्य कह रहे थे हम। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पे इसको डिनाइल मोड में थी, पहले भी थी और अब भी डिनाइल मोड में है। तो सरकार ने सुनने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि उन्होंने सैलरीज बंद कर दी। कहीं ना कहीं पे हमें दबाव डाला जा रहा है कि आप ड्यूटीज वापस रिज्यूम कीजिए, वरना आपके साथ और भी बुरा हो सकता है। पहले एक व्यक्ति को रोका जा रहा था, अब सैलरी बंद करके जो उनकी फैमिली थी अब उनको भी कहीं ना कहीं मारने का जो काम है वो सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए अब जो एम्प्लॉय है वो दुविधा में है। दुविधा ये है कि अगर मैं कश्मीर जाता हूं तो मैं मारा जाऊंगा, और अगर मैं यहां रहता हूं तो सैलरी बंद करके मेरी पूरी फैमिली को मारी जाएगी, पूरी फैमिली विदाउट सैलरी। तो क्योंकि जो सैलरी है वो सिर्फ एम्प्लॉय का हक नहीं है, वो हक होता है उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, और पूरी फैमिली का हक होता है। लेकिन अभी जो हमारी सैलरी 3-3 महीने से बंद है, तो कहीं ना कहीं पे हम ये चीज़ इस दुविधा में है कि क्या हम वहाँ जाए, सिर्फ हम मारे जाएंगे अकेले, या यहाँ रह के पूरी फैमिली मारी जाएगी। तो ये दुविधा में सरकार ने हमें अब डाला हुआ है। सर मुझे एक चीज़ और समझ में ये नहीं आ रही, कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है इलेक्शन भी हो जाए, सब कुछ करने के लिए सरकार के पास वक्त है। लेकिन हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई वहाँ नौकरी कर रहे थे, जो पीएम पैकेज में एक बॉन्ड साइन किया गया था, बॉन्ड की बात करते हैं ये लोग, इसी बॉन्ड में 600 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जम्मू में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं है, या उनकी सिक्योरिटी। देखिए बहुत से बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो नौकरी जम्मू में कर रहे हैं लेकिन सैलरी कश्मीर से आ रही है। देखिए पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि वहाँ हालात ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले यूएनएससी की बैठक हुई, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया
कि वहाँ पे जो कश्मीर के हालात है वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये तो एक्सेप्ट किया गया। तो कहाँ सरकार कह रही है ये चीज़? तो मतलब सरकार ने भी कहीं ना कहीं अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि कश्मीर घाटी के हालात ठीक नहीं है। दूसरी बात आपने बॉन्ड की, देखिए बॉन्ड जो था वो एक ही साइड से, हमने नहीं लिख के दिया था। बॉन्ड जो था वो दोनों साइड से था, बिटवीन हमने भी दिया था और गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें थी कि आपको वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा या आपको क्वार्टर दिए जाएंगे या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन 12 साल से न हमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मिली और न ही हमें रिहेबिलिटेट किया गया। तो सरकार पहली ये स्टेट थी, अब ये यूटी बनी है। यूटी बनने के बाद बहुत से ऐसे कानून थे जो यहाँ से खत्म हो चुके हैं। यूटी बनी है, केंद्र शासित सीधा यहाँ पर है, 370-35 को एब्रोवेट कराया गया, तो वो जो बॉन्ड थे वो खत्म नहीं हो गए। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि जब आपने सब आप इतने बड़े बड़े फैसले लिए आपने और हर कोई इतने बड़े बड़े आर्टिकल आपने स्क्रैप कर दिए, तो ये तो छोटे सा एक बॉन्ड है, तो इसमें क्या दिक्कत है? छोटा सा बॉन्ड। और जिस तरीके से जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, 550 एम्प्लॉयज की बात आपने की। हमने ये नहीं कहा कि उनको आपने क्यों लाया यहाँ, हम अभी ये चीज कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने उनका संपूर्ण होता है, ये हमने देख लिया है। अब क्या लग रहा है आपका काम संपूर्ण होगा? देखिए, जो रविंद्र रैना जी यहाँ आए थे उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, तो वो वहाँ पे चले गए। मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि वो वहाँ चले गए और ग्राउंड सिचुएशन देखने गए वो। तो मुझे उम्मीद है, एक दिन के लिए गए। हाँ, एक दिन के लिए वो कहा जाए ना, वहाँ 1.5 महीना 2 महीने रुके ना आप, फिर हालात देखे, जब आपके साथ कोई रहेगा फिर मजा भी आएगा। देखिए, उनके साथ भी ये चीज़ है कि उन्होंने जब जाना चाहा, जो चाडूरा शोपियान साइड से एक इलाका है, उन्होंने जब वहाँ जाना चाहा सिक्योरिटी भी साथ में लेके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मना कर दिया और रीज़न दिया गया कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से उनको वहाँ मना कर दिया गया। उनके लिए सिक्योरिटी है लेकिन आपके लिए नहीं। जब वो सिक्योरिटी लेके भी वहाँ सेफ नहीं है उस एरिया में, तो हम कैसे सेफ है? तो हम उनसे ये कहेंगे कि जैसे वो बाकी बच्चे आपके हैं, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं। तो जब उनके लिए आपने जो फार्मूला लगाया, हम पे भी आप बोल रहे हो जैसे उनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे तो अशोक गोल साहब के हैं, चरंगू जी के हैं, वही लोग तो ट्रांसफर करवा को आके यहाँ ला रहे हैं ना। देखिए, नाम मुझे सारे मालूम है, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन मैं किसी को खोलूंगा नहीं, क्योंकि इनको अपना आईना खुद देखना है। हमारा काम है आईना दिखाना है। अगर आपको आईना दिख रहा है, आपकी कम्युनिटी के बच्चे हैं, ये आपको भी लाना चाहिए ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप डायलिसिस पर होंगे, वेंटिलेटर पर होंगे, लेकिन वो बच्चे नहीं आ पा रहे। अब भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लॉक बंद कर दिया गया, वहीं पे हैं वो जो निकल गए वो निकल गए। अब किसी को आना, अब 10 से ज़्यादा फैमिली जो है इस वक्त वापस आई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक किसी को बताया नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कहीं ना कहीं पे छुपाई है, लेकिन अब कितनी देर तक छुपाएगी? आप देख सकते हैं मीडिया में भी ये चीज़ें चली, यहाँ पेपर पे भी आया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये मतलब उन्होंने दिया। वो यहाँ भी आए थे परसों, वो यहाँ भी आए थे, जो फैमिलीज थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया रेल कमिश्नर साहब को कि हमें एज ए माइग्रेंट यहाँ रजिस्टर करो, हम वहाँ नहीं जा सकते, मना कर दिया करने के लिए। हाँ, अब इनका क्या, हाँ अब इनका क्या है कि लेकिन वो भी ये चीज़ वो वहाँ की सिचुएशन बता रहे हैं कि वहाँ हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हम किन परिस्थितियों में आए। ये अगर रजिस्टर करेंगे तो ऐसा लगेगा सरकार का फेलियर है। ये नहीं ना करेंगे, ये बीच में लटका के रखेंगे, उसको ना रिलीफ मिलेगा ना। बिल्कुल कहीं ना कहीं पे सरकार का अभी ये है कि अगर उन्होंने ये चीज़ की, अगर उन्होंने उनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया, वापस उनको यहाँ लाया, तो कहीं ना कहीं पे जो सेकुलर फैब्रिक है वहाँ का वो आहत हो जाएगा। और जो पूरे भारतवर्ष में इन्होंने एक इमेज बना के रखी है कि कश्मीरी पंडित को हम वहाँ पे वापस रिहेबिलिटेट करेंगे, उस पे कहीं ना कहीं पे सवालिया निशान आएगा और आने वाले इलेक्शन के टाइम पे सवाल पूछा जाएगा उनसे पूरे भारतवर्ष की तरफ से। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो ये चीज़ दबा रहे हैं। ये मेरी समझ में ये आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है और वो बना हुआ है। जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं वाकई में वहाँ प्रॉब्लम है, तो तब तक ये चीज़ है वो ये चीज़ चलती रहेगी तब तक। देखिए, बहुत बड़ा सवाल यही है कि कश्मीरी हिंदूज जो है, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 174 दिन इनको हो चुके हैं, 174 दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 10 से ज़्यादा फैमिलीज जो है वो जम्मू में आई हुई हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ रजिस्टर नहीं किया जा रहा। रजिस्टर इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर हालात सामान्य जो करने की बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, अगर वो चीज़ सामने आई, अगर ये बताया गया कि कश्मीर से जो फैमिली है वो जम्मू में आई है, यानी कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है वो यहाँ पर नज़र आएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती कि हम कहीं फेल नज़र आए। और हालात देखिए, 174 दिन से ही लोग जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नज़र जो आ रहे हैं,
ये सभी के सभी लोग इस वक्त परेशान हैं, परेशानी में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन उपराज्यपाल ने एक भी बार इनके लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके लिए एक कमेटी बनाई है, कमेटी बनाकर एक गठित किया है, कमेटी का गठन किया है। कमेटी का गठन करने के बाद ये कहा कि इनके लिए कुछ किया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सबके लिए कमेटी बनाई हुई है और कमेटियां ऐसी बनाई जा रही हैं जो कमेटियां कभी निकलेंगी नहीं। कमेटियों का जो गठन यहाँ पर किया जा रहा है वो लगातार हर एक डिपार्टमेंट में कमेटियों का जो गठन है वो हो रहा है। अब ये जो बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इनके लिए भी जो कमेटी का गठन जो किया गया है, देखिए यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं रविंद्र रैना साहब आए थे और उनके जाने के बाद एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी गठित तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से होकर जाते हैं, उसके बाद कमेटी का एक गठन जो है वो किया जाता है। और यहाँ इस वक्त शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, अकाई और राकेश हांडू जो है उनके साथ आज जुड़े हुए हैं। आज इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैक्सिमम राकेश हांडू जो है कश्मीरी हिंदूज जो हैं उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं और लगातार इनकी बातचीत है जो है वो करते रहते हैं। लगातार देखिए, कश्मीर में कुछ हो रहा है तो राकेश हांडू बात करेंगे, अगर ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो राकेश हांडू बात करेंगे। आए दिन दिल्ली में बैठकर कहीं ना कहीं राकेश हांडू जो है कश्मीरी हिंदूज की जो बातचीत है वो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनकी बात सुनने के लिए सख्त राजी नहीं है। उपराज्यपाल साहब जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात वाकई सामान्य हैं। कितने सामान्य हैं, किस तरह से सामान्य हैं, ये समझ नहीं आ रहे। चलिए राकेश हांडू से बात करूंगा। जिस तरह से ये अभी इस वक्त लाइव विजुअल दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ से ही हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप जम्मू पहुंचे हैं कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करने के लिए। आज शिवसेना, बाला साहब ठाकरे भी है, अकाई भी आज यहाँ इस भीड़ में कूद पड़ी क्योंकि गुकार के साथ है। मैं आपसे ये बात करूंगा, जिस तरह से 174 दिन हो चुके हैं, कश्मीरी हिंदू जो है सरकार को ऐसा लग रहा है वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हुआ है। कश्मीर के हालात ठीक है, कितने ठीक हैं, कितने ठीक नहीं हैं, और रविंद्र रैना साहब ने कमेटी पकड़कर एक कमेटी गठित कर दी है। क्या वो ये कौन सी कमेटी है, ये कभी निकलेगी इनके लिए? 174 दिन का वक्त हो चुका है, और कितना वक्त होगा इनके लिए? गुलशन जी, मैं इसको स्टार्ट ऐसे करूंगा, मेरा कातिल भी तू ही, मेरा मुंसिफ भी तू ही। जो कमेटी बनाई है उसकी पहली रिपोर्ट निर्मल सिंह जी की आज सोशल मीडिया पे है कि जो अभी पूरन बट की किलिंग हुई थी, जो वहाँ पे 15 लोग माइग्रेट हो गए 32 साल के बाद। शर्म की बात है, ये लोग वही हैं, बहादुर लोग हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने 90 की जो त्रासदी हुई थी मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो इन्होंने कश्मीर कभी नहीं छोड़ा था। आज उनको इस सरकार के नाक के नीचे माइग्रेट करना पड़ गया, और जब कमेटी वहाँ जाती है और उसमें ये रिपोर्ट आती है और बयान देते हैं सोशल मीडिया पे कि ये तो जम्मू समर कैपिटल है, वहाँ घूमने गए। हैरानगी की और शर्म की बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 8 साल हो गए बीजेपी को सेंटर में, मेरे ख्याल में 2 साल यहाँ पे एलजी को हो गए हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि पिछले 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और तीसरी बात, ये जो पीएम पैकेज आया है, ये आया है 2010 में, जब मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के। आपके इस वीडियो के बाद मुझे कई कमेंट नीचे लिखेंगे, ये कांग्रेसी है, ये एजेंट है, ये दलाल है, ये एंटी नेशनल है, क्योंकि आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है ना। हाँ, आईटी सेल, हाँ वो करेंगे। मैं अभी ट्विटर भी ब्लॉक हुआ हूँ 5-6 बार, फेसबुक पे भी ब्लॉक हुआ हूँ, लेकिन मेरे खून में है समाज के लिए, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो कहने का ये लॉजिक ये है कि उनसे ये सवाल पूछो, आप एक क्वार्टर नहीं बना पाए 8 साल में, हाँ आप इनकी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हो। कल ही अवंतीपुरा में 3 मिलिटेंट मारे गए, और हार्डकोर मिलिटेंट जिसका बोल रहे हैं कि उसने सीआरपी का कोई कांस्टेबल मारा है, रिपोर्ट है आज सोशल मीडिया पे। तो क्या सुरक्षा की गारंटी है, आप बताइए मेरे को। आज जो ये वहाँ पे जाएंगे 90% लोग तो वहाँ पे गन पॉइंट पे है, क्योंकि वो किराए के मकानों में रह रहे हैं। हांडू साहब, थोड़े दिन पहले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए और कहीं ना कहीं कश्मीर का दौरा करने के, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप वहाँ मत जाइए क्योंकि आपके लिए सुरक्षित नहीं है, यानी कि उनकी जान कीमती है। तो ये जो मेरे भाई 174 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनकी जान कीमती नहीं है? क्या ये यहाँ का वोटर नहीं है? क्या ये यहाँ के रहने वाले नहीं है? 600 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जम्मू में ट्रांसफ़र हुए हैं, पीएम पैकेज में रहने वाले। अशोक कोल जी ने कराए, चिरंगू जी ने कराए, जो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने करवा दिए। इनको कौन करवाएगा? 174 दिन से आगे आश्वासन देकर चले गए, लेकिन इनकी कौन सुनेगा?
ये भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग। गुलशन जी शायद आपको याद होगा, मैंने एक आरटीआई भी की थी। आरटीआई में मुझे जवाब ये आया है कि किसी का ट्रांसफर नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ये सावन कोल कौन है? मैं अशोक कोल जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सरनेम दोनों का है। तो मेरी कई लोगों से बात होती है, बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको वैसे ही डर लगता है, निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, इनका कोई नुकसान तो नहीं, वहाँ तो मिलिटेंट मारेगा तो यहाँ ये मारेंगे दूसरे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, अशोक कोल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जी, कृपया करके ये बताइए समाज को, देश को, अपनी पार्टी को, ये सावन कोल का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? उसके बाद में जो और ट्रांसफ़र लेटर में सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, ये किसके सगे हैं, संबंधी हैं, उनके लिए एक कानून और इनके लिए ये बॉन्डेड लेबर है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई मिसगाइड करने वाली है, वो कहते हैं ना, हमको अपनों ने डुबाया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। सबसे बड़ी कश्मीरी पंडितों की जो दुश्मन है वो केलीडी है। उनको इसलिए रखा गया कि वो कश्मीरी पंडितों की जो इश्यूज़ है वो सेंटर तक पहुँचाए, स्टेट बीजेपी तक पहुँचाए, लेकिन वो उल्टा काम कर रहे हैं। वो अपने भाई भतीजों को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। उसके अलावा वही लोग हैं जो बीजेपी को मिसगाइड कर रहे हैं। पहले डोमिसाइल बनाएंगे आधे से ज्यादा लोगों के, आप बोला आधार लिंक कीजिए, अगर डोमिसाइल पे एड्रेस जो होगा वो कश्मीर का होगा। अब आधार लिंक करके क्या साबित करना चाहते हैं कि जम्मू में रहने वाला आधार लिंक करेगा, वोट कश्मीर में डालेगा, यानी कि फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे को सबसे बड़ी हैरानगी गुलशन जी ये है कि आज 2019 में धारा 370 हटाई गई, हम 2022 में बैठे हैं, दो महीने के बाद 2023 आने वाला है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे अपोजिशन बोलती है कि NIA, ED, CBI ये बीजेपी की एजेंसीज है, क्या इलेक्शन कमीशन भी उनके सामने? अभी कुछ पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो यहाँ 1 साल से ज़्यादा रहा है तो उसको वोटर मतलब दिया जाएगा है? तो जब अपोजिशन उतरी, सब लोग क्वेश्चन किए, इन्होंने वो ऑर्डर वापस रिवोक कर लिया, 370 हटाया, बैकडोर से डोमिसाइल लाया। अब ये लिंक, तो ये हैरेसमेंट है। जितने यातनाएं कश्मीरी पंडितों को पिछले बीजेपी की सरकार में झेलनी पड़ी हैं, खासकर पिछले 2 साल से, उतनी मेरे को नहीं लगता 1990 से झेलनी पड़ गई। लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित जो है भारतीय जनता पार्टी का ही, क्योंकि अगर उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो देखिए दुख है, परेशानी है, लेकिन उनका नाम नहीं सुनेंगे, नाम सुनने के लिए मैं दोबारा वही चीज़ बोल रहा हूँ गुलशन जी, ये भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में जो बैठे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। आज आप बताइए, आज हालत ये है कि अभी पिछले 1 साल के अंदर 70 सेंट्रल मिनिस्टर कश्मीर में जाके अलग अलग स्कीमें दे रहे हैं। जश्न कश्मीर मनाया जाए, मुझे मालूम नहीं है किस बात के लिए, वहाँ पे क्या ऐसा अचीव कर लिया इन्होंने कि जश्न मनाया जाए। देखिए 2022 से लेके अभी तक 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीनों में 50 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू जो हमारे लोग हैं वो मर चुके हैं, वो जश्न मना रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दुख की बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज LG यहाँ का बच्चा मैं ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, बच्चा बोल रहा है LG एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। कल ही या परसों मन की बात में मोदी जी बोल रहे हैं करप्शन खत्म हो गया, मनोज सिन्हा ने बहुत अच्छा काम किया। तो आप फीडबैक देखो क्या जा रहा है उनके पास, इससे बड़ा उदाहरण क्या दूंगा मैं आपको। हाँ, जो 5 लगता था 5 लाख पहुंच गया है, जो 50 में था वो 50 करोड़ में पहुंच गया। नहीं, अभी जो ये JK बैंक का स्कैम जिसमें बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आ रहे हैं 33 करोड़ का, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार न खाने देंगे न खाएंगे। तो इनसे तो पूछ ले कि ये 33 करोड़ रुपए कौन खा गया JK बैंक का, जवाब तो पूछे, दम तो रखे। मैं पूछता हूँ सवाल। देखिए आने वाले वक्त में हो सकता है यहाँ इलेक्शन हो, क्या आप कुछ करेंगे यहाँ पर, कुछ पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि आपने 90 के दशक में इलेक्शन लड़ी हुई है और एंटी मिनसर ग्रुप में आप थे, क्या कुछ करना चाहेंगे अपनी कश्मीरी कम्युनिटी? ऐसा है, 90 में भी निकला था, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की है, हेल्प किया है, कश्मीर में रहा हूँ अपनी जान जोखिम में डाल के। 2008 में भी यही फ्रस्ट्रेशन थी, तो ये फ्रस्ट्रेशन वापस निकल जाएगी और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे थर्ड फ्रंट बनाएंगे। और यहाँ पे हम जितनी भी यहाँ पे चाहे स्टेट की एक खानदानी राज है और जो सेंटर यहाँ पे मिसमैनेजमेंट कर रहा है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, हम उतरेंगे मैदान में और यही बच्चे लड़ेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ होगा, 100% होगा जी। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात हैं, 174 दिन का वक्त हो चुका है, राकेश शेंडू साहब हमारे साथ जुड़े थे और यहाँ पर मिले। देखिए हालात जो कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के बनाए गए हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगा जो जगटी कैंप में अलग अलग कैंपों में इस वक्त रह रहे हैं। हाँ हांडू साहब, एक चीज़ मेरी रहेगी, जो 10 से ज़्यादा फैमिली इस वक्त कश्मीर से यहाँ पहुँची हुई हैं,
उनको कहीं रजिस्टर नहीं किया जा रहा। रिलीफ साहब रजिस्टर नहीं कर रहे, अगर रजिस्टर कर लिया तो सरकार का फेलियर नजर आएगा। वो किस तरह से? बिल्कुल सही है। वो 15 फैमिलीज हैं। ये पहले बता रहे थे कि जेके पुलिस का भी स्टेटमेंट मैंने ट्विटर पे देखा है कि यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ। वहाँ के डिविजनल कमिश्नर का भी स्टेटमेंट आया है। ये अपनी कमियां छुपा रहे हैं। तो इनका मतलब एक तरफ से ये इग्नोर कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी जो इनके नेता है वो बोल रहे हैं जी यहाँ पे पलायन नहीं हुआ, वो तो जम्मू समर कैपिटल में गए हैं। तो ये भी कहते हैं कि 90 के बाद कोई पलायन नहीं हुआ। तो वो तो विजिबल है ना, आज सोशल मीडिया है। 90 में तो सोशल मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया 90 में था नहीं। आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपने 32 साल में एज ए एक्टिविस्ट या एज ए कॉमन इंडियन या एज ए कॉमन कश्मीरी कि पॉलिसी पैरालिसिस बीजेपी में है। दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडितों के साथ आज हो रहा है, ऐसी बुरी हालत तो मैंने 90 के बाद नहीं देखी। चाहे वो 1996 का दौर था जब वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कुकुपारे जैसे लोगों को, जो खुद मिलिटेंट रहा है, उसको भी इन्होंने मरवा दिया है। तो ये तो पॉलिसी पैरालिसिस चलता है। बिट कराटे को बचा के रखा हुआ। बिट कराटे को बच इसलिए गया कि उसने बीएसएफ के सामने 24 की इलेक्शन हो सकता है। 24 की इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो, कि राम मंदिर भी बन गया। हाँ। सब विश्वनाथ क्या बोलते हैं वो, काशी का कॉरिडोर भी बन गया। अब मुद्दा कोई बचा नहीं, हो सकता है उसके लिए रखा हो 24 के लिए। हम तो लड़ रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे मेरे इंटरव्यू, उसका बाई और मैं तो 2016 में जब इसको छोड़ा गया था तब से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हमने तो अभी एक लेटेस्ट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि उसका केस कश्मीर से यहाँ, क्योंकि पिछली बार जब हमारा वकील गया तो उसको उन्होंने सुरक्षा नहीं दी वहाँ पे, वो जहाज पकड़ के सुबह गया और आधे घंटे में वापस आ गया। तो इनकी तो विफलताएं तो दिख रही हैं। सोशल मीडिया, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब हंगामे में नंगे हैं। कुछ होने के बाद भी यहाँ पर उपराज्यपाल साहब विराजमान है। अगर कोई चुनिंदा सरकार होती, चीफ मिनिस्टर होता, तो उसका तो रिजाइन मांग लेते ना। ये 10 लोग जिस तरह से इस वक्त मर चुके हैं, 10 लोगों के बाद ही बोलते जी चीफ मिनिस्टर का रिजाइन दो। अब तो 50 से ज्यादा आंकड़ा ऊपर है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है कि इनको पॉलिसी पैरालिसिस तो हुआ है, और बीजेपी इज गुड फॉर अपोजिशन। खासकर चाहे देश की बात कर लो, इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब बीजेपी अपोजिशन में होती है तो आपने देखा होगा, जब अमरनाथ संघर्ष समिति बनी थी तो मेरे ख्याल में जम्मू में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था, 60 दिन का चक्का जाम। मैं भी उस टाइम जम्मू में ही था। 60 दिन का हुआ, सारे बीजेपी वाले सड़कों पे थे, सारे। और इतना सक्सेसफुल हुआ था वो अमरनाथ जो एजिटेशन थी। तो आज ये कहाँ सो रहे हैं? तब प्रदेश अध्यक्ष अशोक गजूरिया जी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज हैरानगी इस बात की है कि वही बीजेपी है कहाँ है आज की डेट में। जम्मू में जितने भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में हम देश में 4थे नंबर पे है? कहाँ सो रही है बीजेपी? अब ये दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना चिंता नहीं करनी, वो इसलिए चिंता करवा रहे हैं सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये अब एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह की जो अपना उनकी जो छुट्टी के लिए जो लड़ रहे थे, ये पहुंच गए क्रेडिट लेने वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन लोग आज की डेट में, बच्चे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। आज मैंने वही चीज़ बोली है ना, ये पब्लिक सब जानती है। आने दो जेएंडके का इलेक्शन, इनको पता चलेगा कि इनका टाइटैनिक शिप हो चुका है। और सबसे पहले जो टाइटैनिक शिप में होता है, जो चलाने वाला वही कूद पड़ता है। चूहे भाग रहे हैं। हाँ, तो ये चूहे जो घूम रहे हैं, ये चूहे भी देखोगे आप कहाँ भागेंगे, और इनकी हालत हो चुकी है टाइटैनिक। देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त इलेक्शन जब आएगी तो फिर पता चलेगा आखिरकार होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी वादे तो बड़े बड़े कर रही है, कमेटी भी गठित कर रही है, उस कमेटियों में से निकल के क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन के साथ नमस्कार।